Namaste students, I am JVM Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेजल बोन फ्रैक्चर। एक्चुअली नेजल बोन फ्रैक्चर एक ब्रॉड टॉपिक के अंडर आता है। नेजल ट्रॉमा होने की वजह से या फेस ट्रॉमा होने की वजह से बहुत चांसेस होते हैं कि जो नेजल बोन है हमारी वो फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक, तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ट्रॉमा टू द फेस। ठीक, ट्रॉमा टू द फेस में अगर फेस में ट्रॉमा होता है तो उसको हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड, लोअर थर्ड। तो अपर थर्ड जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज के लेवल से ऊपर है उसको अपर थर्ड कंसिडर करते हैं, और सुप्रा ऑर्बिटल रिज और अपर टीथ के बीच में जो रीजन है उसको मिडिल थर्ड, और मैंडिबल और लोअर टीथ को लोअर थर्ड में कंसिडर करते हैं। तो जब मिडिल थर्ड जो हमारा पोर्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उस मिडिल थर्ड में हमारे जो नोज नेजल स्ट्रक्चर है वो उसके अंडर आता है। ठीक है, तो जब भी मिडिल थर्ड पोर्शन में फ्रैक्चर होता है तो हमारे ट्रॉमा होता है तो इट्स मोर चांसेस फॉर फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन एंड सेप्टम। जो नेजल बोन्स हैं उनका फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है क्योंकि जब फेस पे ट्रॉमा होता है तो नोज के प्रोजेक्शन इस तरीके से होता है फेस पे, इसलिए नेजल बोन में फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और डेप्थ ऑफ इंजरी कितनी होगी वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। ठीक है, जो ट्रोमैटिक फोर्स है फेस पे जो आ रही है ट्रोमैटिक फोर्स वो फ्रंट से भी आ सकती है या फिर साइड से भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, मेनली हम नेजल फ्रैक्चर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिप्रेस्ड एंड एंगुलेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होते हैं फ्रंटल ब्लो की वजह से। जो लोअर पार्ट है नेजल बोन्स का वो थिनर होता है, इसलिए वहाँ पे इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और जो कुछ फ्रंटल ब्लो होते हैं वो ओपन बुक फ्रैक्चर कॉज करते हैं, नेजल सेप्टम कोलैप्स हो जाता है और जो नेजल बोन्स हैं क्लियर आउट हो जाती हैं। तो अगर ग्रेटर फोर्स है तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेजल बोन्स होता है, और इवन जो मैक्सिलरी का फ्रंटल प्रोसेस है वो भी फ्लैटनिंग हो जाती है, वाइडनिंग हो जाती है नेजल डॉर्सन की। तो ये होता है हमारा फ्रंटल ब्लो की वजह से, फ्रंटल ब्लो की वजह से जो फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है एंगुलेटेड फ्रैक्चर, वो होता है लेटरल ब्लो की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से यूनिलेटरल डिप्रेशन होता है नेजल बोन का ऑन द सेम साइड, और नेजल बोन्स भी फ्रैक्चर हो सकती हैं और साथ में सेप्टम भी फ्रैक्चर हो सकता है और नेजल ब्रिज का भी डेविएशन हो जाता है। ठीक है, जब भी नेजल फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ में नेजल सेप्टम में भी इंजुरीज होती हैं, या तो नेजल सेप्टम बकल्ड हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है या प्रोपिनेटेड हो जाता है। ये हमारे लेटरल फ्लो की वजह से एंगुलेटेड फ्रैक्चर। इस इमेज में आपको दिखाया हुआ किस तरह से नेजल ब्रिज है वो डेविएट हो गया है। ठीक है, क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं नेजल बोन फ्रैक्चर में? स्वेलिंग ऑफ नोज मिलेगी, पेरी ऑर्बिटल एक्रोसिस मिलता है, टेंडरनेस मिलती है, नेजल डिफॉर्मिटी मिलती है। ठीक है, क्रेपिटस मिलेगा, एपिस्टैक्सिस मिलता है, और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, लेसरेशंस ऑफ नेजल स्किन, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इमेज दिखाई है इन्होंने ब्रोकन नोज की, तो उसमें ब्रूजिंग होगी अराउंड द आईज एंड स्वेलिंग ऑफ नोज होगी। और नीचे एक रेडियोग्राफ है जिसमें नेजल बोन फ्रैक्चर्स की उन्होंने इमेज शो की है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए आपको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है सबसे पहले। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपको एक्सरे कराना है, रेडियोग्राफ लेना है। रेडियोग्राफ में फ्रैक्चर शो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सरे में फ्रैक्चर रिवील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको डिसमिस कर दें। आपको क्या कराना है, वाटर व्यू कराएं, राइट और लेटरल व्यू कराएं, ऑक्लूजन व्यू कराएं। तो अलग अलग व्यूज में आपको देखना है, और एक्सरे में नहीं भी आ रहा है तो आपको एक्सक्लूड आउट नहीं करना है कि नहीं फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल फ्रैक्चर है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अदरवाइज हमें रिडक्शन करना है, या तो क्लोज रिडक्शन करना होता है या ओपन रिडक्शन करना होता है। ठीक है, जो क्लोज रिडक्शन होता है वो अगर इडिमा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसमें इंटरफेरेंस होता है, तो इसलिए बेस्ट टाइम है कि इडिमा होने से पहले आप क्लोज रिडक्शन करें, या फिर इडिमा होने की सबसाइड होने के बाद में क्लोज रिडक्शन करें, यानी 5 से 7 दिन के बाद करें।
ठीक है। 2 वीक के बाद पोस्ट रिडक्शन करना डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम तक ये हील होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो फ्रैक्चर रिडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है। फ्रैक्चर रिडक्शन करना है तो आपको किस इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है? एश नेजल सेप्टल फोर्स है, वेल्शम नेजल फोर्स है, बॉयस और बैलेंगर्स एलिवेटर, इंटरनेजल स्पेकुला, इन्होंने इमेज दिखाई है। लेफ्ट टू राइट वेल्शम फोर्सेप है, एश फोर्सेप है, बॉयस एलिवेटर, नेजल स्पेकुलम। ठीक है। नोज रिडक्शन में आपको या depressed fractures of nasal bone sustained by either frontal or lateral blow can be reduced by a straight blunt elevator guided by digital manipulation. Lateral displaced nasal bridge can be reduced by firm digital pressure in the opposite direction. ये इमेज है lateral displaced fractures की. Commonly laterally displaced fractures on one side are medially depressed on the other side. Place an instrument in the depressed side along the lateral wall of the nose to a point below the nasal frontal angle. Place a finger along the lateral side of the nose above the depressed area. Prior to the endonasal placement of the elevator, it is placed against the outside of nose to the level of the medial canthus. The index finger is then placed against the edge of the elevator and is used as a stop when the elevator is placed intranasally to ensure that it cannot be advanced too far superiorly. Carefully position the instrument under the depressed nasal bone. In centrally depressed fractures, reduction requires elevation of the nasal bones anteriorly and repositioning of the frontal processes medially. The elevator must not be inserted too far into the nasal cavity. In this case, the elevator is placed in the nose and lifts the nasal dorsal pyramid anteriorly, while simultaneously thumb and index finger put medial pressure on the displaced frontal processes of the maxilla. In close reduction, the alternative technique is in some cases Ash or Welsham forceps can be used to elevate the dorsum and disimpact the displaced septum. Close reduction requires indirect elevation of the nasal bones to restore the architecture of the nasal pyramid. Reduction of nasal septum, the Ash or the Welsham septum straightening forceps are used to straighten the nasal septum, grasp the nasal septum with the blades of the instrument and gently manipulate the septum into proper alignment. Centrally placed fractures require posterior to anterior elevation, which can often be achieved by reducing the nasal septum. Splinting. The nasal bones after reduction, adhesive strips are placed over the skin of the nasal dorsum and the nasal bones are splinted using an external splint that conforms to the patient's nose. If the nasal bones are comminuted or loose, they should be supported with an intranasal packing, which should be placed prior to placing the external splint. Nasal septum can be stabilized with splints or packs, and the removal of packings and splints. The hemostatic packs are removed after 24 hours. Packs that are supporting the nasal bones are left in place as long as the external splint is in place. The patient should be prescribed antibiotic treatment for as long as the nasal packs are in place. In open reduction, essentially in two conditions open reduction are performed. First, early correction of the nasal fractures that could not be properly reduced in a closed fashion. Secondly, correct a previously existing nasal deformity. The latter should be more properly classified as septorhinoplasty to correct an internal and external deformity. So thank you so much students. This session is powered by Digital Session version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session, and if you are any query, please mention in the comment box. I will. Namaste, हमेशा खुश रहो बिटिया. I am Julian Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. आज का हमारा टॉपिक है डिसीजेस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि कौन कौन से डिसीजेस होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के. फर्स्ट उसमें डिवीजन था नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड नियोप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. तो नॉन नियोप्लास्टिक सलाइवरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा था मम्स और एक्यूट सुपरेटिव पेरोटाइटिस. तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स जिसमें है क्रॉनिक रिकरेंट सैलेंडेंटाइटिस. ठीक है. तो
ये यूजुअली होता है, इन्वॉल्व करता है पैरोटिड ग्लैंड को, विच शोज अ रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. During acute exacerbation, parotid is enlarged and tender, and pus can be expressed from its duct. Between the acute episodes, gland is firm and slightly enlarged. The culture of pus from the duct reveals the Staphylococcus or Streptococcus bacteria. Xylography shows a normal duct system. The treatment of acute episode is similar to that of the acute bacterial sinusitis. Between the attacks, patient is instructed to keep good oral hygiene, avoid drugs which dry oral mucosa, and use Sialogogues to promote salivation. Next disease is Salactasis. Salactasis is the dilatation of the ductal system leading to stasis of secretions which predisposes to infection. Clinically, salactasis resembles the chronic recurrent sinusitis, which can be differentiated from it by xylography. Different degrees of dilatation of the ductal system, like punctate, globular, or cavity types, may be seen. Salactasis may be congenital, associated with granulomatous disease or autoimmune disease such as Sjogren's syndrome. The treatment of this disease, salactasis, is conservative treatment which include the repeated aspiration, compression, dilatation of the papilla, and stent placement. Next disease is the granulomatous diseases. The tuberculosis, sarcoidosis, and actinomycosis may involve the salivary glands. Tubercular infection may involve parenchyma or lymph nodes of the parotid and present as a non-tender mass. Sometimes the overlying skin undergoes necrosis, leading to a fistula formation. The surgical excision of the involved tissue and anti-tubercular treatment usually control the disease. The symptoms of the granulomatous diseases are frequent bacterial and fungal infections, swollen lymph nodes, persistent diarrhea. The treatment of granulomatous diseases is the surgical drainage and large doses of penicillin or tetracycline. Then next disease is salivary calculi. The calculi may form in the ducts of submandibular or parotid glands. They are formed by the deposition of calcium phosphate on the organic matrix of mucin or cellular debris. About 90% of the stones are seen in submandibular and 10% are seen in the parotid gland. The stones may form in the duct or parenchyma of the gland. The symptoms of salivary calculi are intermittent swelling of the involved gland and pain due to obstruction of the outflow of the saliva. Diagnosis of salivary calculi can be done by a stone is visible at the duct opening or can be palpated. About 80% of the stones are radio-opaque and can be seen on appropriate X-rays. Then comes the treatment of salivary calculi. The stones in the peripheral part of submandibular or parotid ducts can be removed intraorally, while those at the hilum or in the parenchyma require the excision of the gland. Then next known neoplastic disorder of the salivary glands is Sjogren's syndrome, which is called the Sika syndrome. It is an autoimmune disorder involving the exocrine glands of the body. The Sjogren's syndrome can be primary or secondary. First, we will study the primary Sjogren's syndrome. It consists of xerostomia or xerophthalmia and is due to involvement of salivary and lacrimal glands. Parotid is the most common involved gland, and it has also been known as a benign lymphoepithelial lesion of parotid or Mikulicz disease. Both sexes are equally involved. Second type is the secondary Sjogren's syndrome, which consists of three major components.
First is keratoconjunctivitis sicca, second is xerostomia, and third is the autoimmune connective tissue disorders. So first, the keratoconjunctivitis sicca is due to involvement of the